हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं जेओए आईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर का 50% जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट कंप्यूटर का ही रहता है, और इस बार का जो पेपर हुआ था उसमें 140 क्वेश्चन जो थे वो कंप्यूटर के थे, यानी कि 70% ऑफ द टोटल पेपर। तो 140 के 140 क्वेश्चंस तो एक क्लास में डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं इनकी। तो इनको मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो उसी का ही ये जो फर्स्ट पार्ट है कंप्यूटर नॉलेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो मैं आपको पहले बता दूं ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये जो 24 अप्रैल को पेपर हुआ था 2022 में, ये उसके एमसीक्यू होंगे। ठीक है, तो हर एक एमसीक्यू हम देखेंगे कि किस तरीके से उसने दिया है और आगे चल के कैसे कैसे क्वेश्चंस और फ्रेम किए जा सकते हैं, जिसमें अपकमिंग एग्जाम्स में आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं टाइम टेबल डिस्कस करना चाहूंगा फ्रेंड्स आप सबके साथ। हमारी यूट्यूब पे कुछ फ्री सीरीज चल रही है, जैसे डेली रिवीजन करवाते हैं हम 10 एमसीक्यूज की, डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं इसकी। इसके अलावा मेंस के करंट अफेयर्स के सेशंस होते हैं, प्रॉपर एनालिसिस दिया जाता है इस पे। अगर आप मान लो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे एचपीएस वगैरह, तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है 6:15 पे, जो डेली बेसिस पे रहती है। देन आफ्टर जेओए और एसआई के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट क्लासेस में हमने एसआई के पेपर भी डिस्कस किए थे, तो आज से मैं शुरू कर रहा हूं जेओए के पेपर्स। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जेओए के पेपर भी डिस्कस करिए, तो इसलिए हम जेओए के पेपर भी अब डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और ज्यादातर इसमें कंप्यूटर ही होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर की क्लासेस इसमें ज्यादा रहने वाली हैं। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा हर एक क्वेश्चन की, ध्यान से समझना सभी ने। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस और बन सकते हैं इसमें वो भी हम साथ में करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम हैज डैश डिजिट्स, कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है बताइए उसमें कितने डिजिट होते हैं। अब देखो, नंबर सिस्टम की बात करें तो एक होता है बाइनरी जिसमें 0 1 होता है, एक होता है हमारे पास डेसिमल, और एक होता है हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट होंगे, या कितने नंबर्स होते हैं टोटल। ठीक है, या कितनी वैल्यूज होती हैं टोटल। तो अगर मैं डेसिमल की बात करूं दोस्तों, तो 0 से शुरू होके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे डिजिट यूज होते हैं डेसिमल में। यानी कि टोटल आंसर क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 10, कि 10 डिजिट्स का यूज किया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं हेक्साडेसिमल की, तो इसमें क्या है कि डेसिमल नंबर सारे होंगे, डेसिमल नंबर सारे होंगे, यानी कि 0 से लेके 9 तक होगा। प्लस इसमें और क्या क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ, 6 लेटर और हो जाते हैं। ठीक है, 6 अल्फाबेट्स और आ जाते हैं। तो हमारे पास अगर आपसे पूछे कि हेक्साडेसिमल में कितने हमारे पास लेटर और नंबर्स होते हैं, तो हमारा नंबर आंसर आएगा 16। और अगर डेसिमल का पूछा जाए तो डेसिमल में आंसर क्या रहता है, 10। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बाइनरी में कितने होते हैं, तो देखो बाइनरी नाम से ही क्लियर है, बाइनरी में होते हैं 2। कौन कौन से, 0 एंड 1, 0 एंड 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जन का। आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10102 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये बाइनरी नंबर आप सभी को पता है 1010। आपसे पूछा गया है कि बताओ डेसिमल में किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो हम यहां पे सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो कन्वर्जन देखो कैसे करते हैं जी, आपने शुरू करना है यहां से। ठीक है, 2 लिखना है पहली बात, तो चारों जगह 2 लिखा। उसके बाद इनकी पावर बनानी शुरू करेंगे, किस तरीके से, यहां पे पावर 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास यहाँ पे बिट्स होंगी, ठीक है, वैल्यूज होंगी, उतने ही हम 2 लिखेंगे और उनकी पावर इधर से 0 1 2 3 बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद जहां जहां 0 है वहां वहां वैल्यूज आप काट दो, जहां जहां 0 आ रहा है वहां वहां वैल्यूज हम खत्म कर देंगे। और जो 1 बचा हुआ है इनको देखो, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 2 की पावर 1 क्या होता है 2। तो आंसर क्या रहेगा भाई इसका 10। आंसर क्या रहेगा इसका 10 रहेगा। तो 10 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, मान लो मेरे पास नंबर आ जाए कि 11002, सॉरी 2 तो आएगा ही नहीं,
सॉरी 1001। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए और आपसे बोला जाए कि बताओ इसका डेसिमल में कितना होगा, तो कैसे शुरू करेंगे? देखो 2 2 2 और 2, और बीच में जो 0 0 है जो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बीच में जो 0 0 है वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 पावर होगी, 4 5, यहाँ पे 6 पावर होगी और यहाँ पे 7 पावर होगी। तो बस इनको हम ऐड करेंगे। 2 रेज़ टू पावर 7 कितना होता है? 128, 64, 8 और 2 की पावर 0 कितना होगा? 1। 2 की पावर 0 कितना होगा? 1। तो कितना आंसर आएगा? 128 प्लस 64 होता है 192 प्लस 8 होगा 200 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 201। तो इसका आंसर क्या होगा? ये यानी कि जो जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे भी, जहां पे बिट 0 है वहां पे उसको हम नहीं देखेंगे, बाकी सबकी पावर इस तरीके से बनेगी। क्लियर? तो आई होप आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना भी आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट डज एमएसबी मीन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास एमएसबी का मीनिंग क्या होता है? तो अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं दोस्तों, तो एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एक होता है हमारे पास एमएसबी और एक होता है हमारे पास एलएसबी। ठीक है, तो एलएसबी क्या होगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट और ये हो गया हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब ये होती क्या है इसके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो कुछ इस तरीके से मैंने बाइनरी नंबर लिखा, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगी, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगी उसको क्या बोला जाता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो एक्सट्रीम राइट पे होती है उसको क्या बोला जाता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो एमएसबी है वो कहां होती है, या जो एलएसबी है कहां होती है, या फिर पूछ लेगा एलएसबी का फुल फॉर्म क्या है। तो आगे चल के ये वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ये भी बाइनरी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी। इसमें क्या बोला गया है? व्हाट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। अब आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो एमएस वर्ड होता है उसका अगर आप रिबन पे होम पे जाओगे तो एक हमारे पास इस तरीके से ग्रुपिंग होती है, ठीक है, और उस ग्रुपिंग में इस तरीके से लाइन्स बनी होती हैं। ठीक है, ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके बाद इस तरीके से आता है, ये होता है सेंट्रल अलाइनमेंट। उसके बाद इस तरीके से बनी होती है एक, इसे बोला जाता है राइट अलाइनमेंट। और एक इस तरीके से होता है, बिल्कुल बराबर बराबर, इसे बोला जाता है जस्टिफाई। इसे क्या बोला जाता है? जस्टिफाई। ठीक है, अब जस्टिफाइड का पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जस्टिफाइड में क्या होता है? इसका सबसे पहले तो शॉर्टकट की CTRL प्लस ये। कोई भी बुक वगैरह है, कोई भी आप बुक पढ़ते हो, आपने देखा होगा कि जो फॉन्ट का जो स्टाइल होता है, फॉन्ट का जो फॉर्मेट होता है, जो हम लाइंस लिखते हैं वो इधर और इधर बिल्कुल बराबर स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, तो उसको बोला जाता है जस्टिफाइड। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे। ठीक है जी। इसके अलावा ये होती है लेफ्ट लाइन, ये होता है सेंट्रल लाइन, ये होता है राइट लाइन। आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड की डिफॉल्ट सेटिंग क्या है। अब डिफॉल्ट सेटिंग आपको देखो याद रखनी है, एमएस वर्ड की डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है बेटा वो होती है लेफ्ट अलाइंड। आंसर क्या होगा? लेफ्ट अलाइंड। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या होता है हमारे पास? अगर आपसे पूछ ले कि बताइए डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है जी 11। ठीक है, आपको स्टाइल पूछ ले कि फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है, तो स्टाइल क्या होता है? कैलिबरी। ठीक है जी, इस तरीके से क्या है कि कुछ डिफॉल्ट चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉन्ट साइज की बात करें तो मिनिमम फॉन्ट साइज और मैक्सिमम फॉन्ट साइज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो मिनिमम होता है 8, मैक्सिमम होता है 72। तो ये सारे क्या है? डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। ये सारी क्या है? हमारे पास डिफॉल्ट सेटिंग्स है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, इनके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपको ये पूछ लिया गया है कि लेफ्ट अलाइंड होता है ये। इसके अलावा कल को आपसे ये पूछा जाएगा कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? 11। आपसे पूछा जाएगा डिफॉल्ट स्टाइल क्या होता है, आपका आंसर क्या होगा? कैलिबरी। आपका आंसर आपसे पूछा जाएगा कि मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है गिवन एमएस वर्ड में, आपका आंसर आएगा 8। मैक्सिमम गिवन फॉन्ट साइज कितना होता है, आपका आंसर कितना आएगा? 72। ठीक है जी, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भाई इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन यूज टू फाइंड सिनोनिम ऑफ द वर्ड
इन ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब वर्ड की बात हो रही है। और सिनोनिम वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जब भी मान लो किसी का हमें अगर मीनिंग देखना हो, एंटोनियम सिनोनिम वगैरह देखना हो, तो हम क्या करते थे, उस पर्टिकुलर वर्ड पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करोगे तो क्या आता है हमारे पास, एक ऑप्शन आती है थिसारस। तो थिसारस क्या करती है, हमें सिनोनिम भी बताती है, एंटोनियम, मीनिंग सब कुछ बता देती है। तो दोस्तों डिक्शनरी और थिसारस में फर्क क्या होता है कि डिक्शनरी मीनिंग बताती है कि इसका ये मीनिंग होगा, और अगर उसी चीज में सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह ऐड कर दिए जाए तो वो क्या बन जाता है, थिसारस। ठीक है। इसके अलावा ऑटो कंप्लीट अलग चीज है, स्पेल चेक आपको पता है, गलती अगर निकालनी हो। ऑटो करेक्ट आपको पता है कि अगर आप कुछ गलत लिख देते हो एमएस वर्ड में तो वो ऑटो करेक्ट कर देता है, उसको ठीक कर देता है। मोबाइल्स में भी ये फीचर होता है। ठीक है जी। तो पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थिसारस। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में बताइए कंट्रोल वाई का शॉर्टकट की क्या है। तो शॉर्टकट की बेटा बहुत जगह काम आती है, इसके साथ मिलती जुलती मैं कुछ बता दूंगा आपको। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है जी, कंट्रोल प्लस यू। तो ये आसपास वाली है ना सारी, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यू बी एक्स वाई जेड। ठीक है। तो देखो जी, वाई का जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर होता है रिडू, जेड का आंसर होता है अंडू। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने वर्ड में ना अपना नाम लिख दिया संदीप, फिर मुझे क्या करना था, मुझे याद है कि यार मुझे संदीप नहीं लिखना था, मुझे इसको हटाना है। तो अगर इसको हटाना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस जेड अंडू कर दूंगा। अंडू का काम पता चला क्या होता है कि मैंने कुछ लिखा, संदीप लिख दिया, मैं चाहता हूं कि मैं इसको खत्म कर दूं, तो बैक स्पेस करके रेस करने से अच्छा है मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड, सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। बट फिर मुझे फिर याद है कि नहीं मुझे फिर से लिखना है वो। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, उसको तो मिटा दिया है, अंडू कर दिया उसको। तो अगर मुझे उसको फिर से लिखना है बिना टाइप करे तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस वाई करूंगा, यानी कि रीडू कर दूंगा, ये दोबारा आ जाएगा। मतलब संदीप लिखा, उसको अंडू किया, कंट्रोल जेड किया, मिट गया। अगर मैं दोबारा लेके आना चाहता हूं, कंट्रोल वाई कर दूंगा, वो क्या हो जाएगा, रीडू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की होती है कट की, कंट्रोल वी होता है पेस्ट के लिए। ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोल यू क्या होता है, अंडरलाइन करने के लिए, किसी नंबर को अंडरलाइन करना उसके लिए। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है 4-5, अब सारी तो नहीं लिख पाऊंगा लेकिन जितनी है देख लो। इन फ्यूचर मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसी वीडियोस भी लेके आऊंगा, एड ऑन वीडियोस, जिसमें आपको शॉर्टकट कीज के बारे में, डिफॉल्ट सेटिंग्स के बारे में, जो जो मेन मेन क्वेश्चंस होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या लिखा हुआ है कि मूविंग द कर्सर ऑन द लास्ट सेल ऑफ द टेबल एंड प्रेसिंग डैश की विल अपेंड अ न्यू रो टू द टेबल। जैसे ये देखो, मान लो मैंने ऐसे टेबल बनाया है कुछ, ठीक है। उसने क्या बोला है कि लास्ट सेल जो है इस पे बताओ मैं कौन सा ऐसा क्लिक करूं, कौन सा बटन दबाऊं, ठीक है, कि उससे क्या हो जाए, एक नई रो बन जाए, इस तरीके से नया सेल बन जाए। ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास टैब की। इसका आंसर क्या होगा, टैब की। अब टैब की करते क्या है, अगर आप यहां क्लिक करोगे, यहां पे रख के अगर आप टैब दबाते हो तो यहां पे क्या होता है, नीचे आ जाता है। यहां रखोगे तो नीचे आ जाएगा, यहां रखोगे नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहां की बात करूं तो वो क्या करेगा, एक नया रो क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, हमारे पास टैब की। टैब की क्लिक करो, काफी यूज की जाती है ये वाली की। ठीक है। एंटर का अगर क्लिक करोगे तो वो उसी सेल में क्या करेगा, नीचे एक रो बना देगा, सेल बड़ा कर देगा थोड़ा सा। ठीक है ना। उसके अलावा इंसर्ट की तो होता नहीं है कुछ भी, डाउन एरो का भी कुछ नहीं होता, डाउन एरो तो बस डाउन करने के लिए होता है, लेकिन इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो यही रहेगा। ठीक है। अगर टैब की पे क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नया हमारे पास एक रो बना देगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। अब पेज मार्जिन क्या होता है, मार्जिन समझो क्या होते हैं जी, ये पेज है और इस तरीके से होते हैं मार्जिन। ठीक है। तो लेफ्ट में मार्जिन होता है, राइट में भी मार्जिन होता है। ठीक है जी। उसके बाद टॉप पे भी मार्जिन होता है और बॉटम पे भी मार्जिन होता है। मतलब लेफ्ट मार्जिन भी है, राइट मार्जिन भी है, टॉप मार्जिन भी है, बॉटम मार्जिन भी है। तो कौन सा नहीं है, आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो बेटा सेंटर मार्जिन कुछ नहीं होता।
सेंटर मार्जिन जो है वो कुछ नहीं होता, तो सेंटर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, लेफ्ट मार्जिन भी होता है, राइट भी होता है, टॉप भी होता है, बॉटम भी होता है, जो चार होते हैं, कौन सा नहीं होता है, सेंटर नहीं होता, तो सेंटर इसका क्या रहेगा आंसर। तो राइट टॉप लेफ्ट होते हैं, सेंटर नहीं होता। तो आई होप आपको मार्जिन का भी पता चल गया होगा यहाँ पे। ठीक है, लेआउट में जब आप जाओगे ना, तो लेआउट पे क्लिक करोगे तो पहले मार्जिन आता है, उसके बाद ओरिएंटेशन आती है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे वो लाइन ब्रेक वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, पेज ब्रेक वगैरह काफी ऑप्शंस आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, हाँ जी ये भी, अगर एमएस वर्ड में आप लेआउट ओपन करोगे, लेआउट जो रिबन पे लेआउट लिखा होता है, होम, फाइल, डिजाइन, लेआउट, इस तरीके से, तो वहां पे आपको लेआउट दिखेगा एक, तो लेआउट पे क्लिक करोगे तो सबसे दूसरे नंबर पे, मार्जिन के बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ठीक है जी, तो जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है ये क्या है, हमारे पास पेज की ओरिएंटेशन है, पेज साइज नहीं है, पेज का टाइप नहीं है, पेज लेआउट नहीं है, ये क्या है, पेज ओरिएंटेशन। समझ गए बात को। चलिए कहां से आता है ये भी पता चल गया होगा आपको, है ना, पेज को ये होता है दोस्तों, ये होता है पोर्ट्रेट, ये होता है लैंडस्केप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेक्शन ब्रेक इन एमएस वर्ड। अब सेक्शन ब्रेक की बात करें तो ये भी लेआउट में ही आता है, मतलब रिबन का एक पॉइंट उसने उठा लिया और सारे क्वेश्चन उसमें से डाल दिए। जैसे मैंने कहा था मार्जिन होता है, ओरिएंटेशन होती है, उसके बाद और एक दो चीजें होती हैं, देन आफ्टर सॉरी एक दो चीजें मैं बता ही देता हूँ क्या होती हैं। जैसे हमारे पास वो आ जाता है कि कॉलम्स वगैरह कितने रखने हैं, 2 3 4 कॉलम रखने हैं इस तरीके से। देन आफ्टर एक जगह ऐसे ऊपर लिखा होता है ब्रेक, अकेला ब्रेक लिखा होगा, ब्रेक पे क्लिक करोगे ना तो नीचे 4 ऑप्शंस आती है हमारे पास। ठीक है, और वो 4 ऑप्शंस क्या होती है, कंटिन्यूस ब्रेक होता है, ठीक है, उसके बाद ओड पेज ब्रेक होता है, नेक्स्ट पेज ब्रेक होता है, ठीक है जी, और इवन पेज ब्रेक होता है। ओड, इवन, नेक्स्ट और कंटिन्यूस। कौन सा नहीं होता है, प्रीवियस पेज, प्रीवियस पेज सेक्शन ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या क्या हो सकता है, देखो कंटिन्यूस पेज ब्रेक होता है, इसके अलावा इवन, ओड और नेक्स्ट पेज। प्रीवियस पेज का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रीवियस पेज सेक्शन ब्रेक। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, इसमें क्या बोला गया है, इन एमएस वर्ड द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स इन मेल मर्ज नोन एज ए। अगर आप वर्ड में जाओगे तो रिबन्स के ऊपर ही एक जगह लिखा होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज का काम क्या होता है कि अगर एक ही मेल मल्टीपल लोगों को भेजनी है तो मैं क्या करूंगा, मेल मर्ज का यूज करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब सेम मेल अगर भेजनी है तो मैं क्या करूंगा, मेल मर्ज का यूज करूंगा यहाँ पे। अब मेल मर्ज में क्या होता है कि अगर मुझे मल्टीपल लोगों को मेल करना है या डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनकी एक मेरे पास उनका डेटा होना चाहिए। ठीक है, और वो डेटा कहां से आ सकता है, वो डेटा आप आउटलुक से उठा सकते हो या फिर आप उठा सकते हो एक्सेल से, मतलब एक्सेल से डेटा बना सकते हो उसका, या फिर जो एमएस आउटलुक होता है उससे बना सकते हो। ठीक है, और उस डेटा को क्या बोला जाता है, डेटा सोर्स। उसको क्या बोला जाता है, डेटा सोर्स। उसको डेटा वेयर हाउस नहीं कहेंगे, डेटा बेस नहीं कहेंगे और डेटा स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। देखो मेल मर्ज के लिए या तो एक्सेल का यूज होता है या फिर किसका यूज होता है, आउटलुक का। भाई एक्सेस का यूज नहीं होता, इसलिए डेटा बेस तो नहीं आएगा, डेटा वेयर हाउस कुछ नहीं होता है, डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, होता क्या आंसर इसका, डेटा सोर्स। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज द साइज ऑफ A4 पेपर शीट। अब ये क्वेश्चन तो देखो बिल्कुल ही, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कल को आपके पास A1 पेज के डायमेंशन पूछ ले, A2 का पूछ ले, A3 का पूछ ले, A5 का पूछ ले, तो मल्टीपल पेजेस होते हैं हमारे पास, मल्टीपल साइज ऑफ पेजेस होते हैं। बट A4 पेज जो होता है वो वाइडली यूज्ड पेज है। मान लो अगर आपके घर पे कोई रिम है या आपने कोई नोट्स बनाए हुए हैं फोटो स्टेट करवा के, तो वो लगभग 90% केसेस में A4 पेज पे ही होते हैं, या तो A3 पे या फिर A4 पे। जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो आपने टेस्ट देखे होंगे, वो A3 पेज होता है और A4 पेज होता है जो हम नॉर्मल यूज करते हैं प्रिंट आउट्स के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको सारे पता होने चाहिए, 4-5 तो आपको पता होने चाहिए। तो ये लिस्ट रही आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने A1, A2, A3, A4, A5 तक कर लो। ठीक है, ज्यादातर जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, A3 एंड A4। पहले बता दूं मैं आपको, A3 का यूज कहाँ होता है समझना। जैसे मान लो मैंने कोई टेस्ट बनाना है, टेस्ट बना दिया मैंने, आपको प्रिंट आउट देने हैं, तो जो आप प्रिंट आउट देखते हो ना, जो आप पेपर देने भी जाते हो, आप जो पेपर देखते हो वो A3 पेज होता है। तो उस पेज को ऐसे फोल्ड करके दिया जाता है आपको। ठीक है ना, तो A3 बड़ा पेज होता है, A4 से 420 × 297 इसके डायमेंशन होते हैं। क्लियर।
ये एक्चुअल में याद करने का तरीका बड़ा आसान है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, जैसे ये देखो A4 पेज, ये क्या है A4 पेज है, और A3 पेज क्या होगा, इस तरीके से होगा, मतलब उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होगी, और ऐसे बनता है ना, अगर आप पेपर देने जाओगे तो इस तरीके से पेपर होता है, ठीक है, और वो A4 की तरह लगता है। मान लो ये अगर A4 हुआ तो ये कितना होगा, इसका 297 होगा। मतलब जो A3 पेज होता है उसकी विड्थ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, 297 होती है, और लेंथ कितनी होगी उसकी, अगर इधर से A4 210 है, 210 है, तो पूरा कितना हो जाएगा A3, 210 210 420, यानी कि 420 गुना 297। समझ आ गया जी, ऑलमोस्ट डबल होता है। अगर आप ऐसे A3 को अगर मान लो फोल्ड करते हो तो वो A4 बन जाता है। A3 को फोल्ड करने से A4 बनता है, याद रखना। अगर ऐसे रखा है, अगर ये A3 फॉर्म है, अगर ये A3 पेज है, तो इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो A4 बन जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जी, A3 A4 याद कर लो, A3 एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इसका भी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्या कह रहा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर। बात किसकी हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर की। और ऑप्शन देखोगे तो पेंटियम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर हमने यूज करा है, ठीक है, बट उसने क्या पूछा है, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली यूज्ड। तो पहला तो नहीं था ना पेंटियम, पेंटियम से पहले भी कुछ रहे होंगे, पेंटियम तो हमारे टाइम का ही है, पेंटियम 3 P4 P5 P2 P3 P4, ठीक है। तो देखो जी, एनियाक की बात करें तो भाई ये कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्रे 1 की बात करें तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। तो ये दो ऑप्शन तो भाई खत्म होगी, ठीक है। बची कौन सी दो, ये दोनों क्या है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, जिसमें से इनिशियली कौन सा था, इंटेल 4004। आपको पता होगा कि ये जो पेंटियम सीरीज है ये भी इंटेल की ही है, ठीक है ना। पेंटियम के बाद आई सीरीज आई थी, i3 i5 i7, अभी i9 चल रहा है, 11th जनरेशन 12th जनरेशन i9 का यूज हो रहा है अभी, ठीक है। तो i9 से पहले ड्यूल कोर कोर्टेड्यू, ठीक है। उससे पहले क्या था, पेंटियम सीरीज थी। उससे पहले क्या था हमारे पास, स्टार्टिंग में जब कमर्शियली यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन से थे, इंटेल 4004। जब आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ोगे उसमें ये चीज भी आएगी, ठीक है, समझ गए जी। ये वीएलएसआई पे काम करते हैं भाई। वीएलएसआई क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसको बोला जाता है, तो भाई चलो सबके बारे में पढ़ लेते हैं। एलन ट्यूरिंग सबसे पहले, एलन ट्यूरिंग कौन था भाई, ही इज अ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कुछ भी आ जाए, कंप्यूटर साइंस आ जाए, मॉडर्न कंप्यूटर आ जाए, तो उसका फादर कौन है जी, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। उसके बाद आता है बिल गेट्स। बिल गेट्स के बारे में सबको पता है, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। चार्ल्स बेबेज, इसके बारे में भी सुना होगा, हाँ जी, ये कौन होता है, कौन था भाई, फादर ऑफ कंप्यूटर्स, फादर ऑफ कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसी ने बनाया था ना, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, तीनों दोनों में इन दोनों में पहले डिफरेंस समझ लो। चार्ल्स बेबेज क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर, और एलन ट्यूरिंग क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है जी। और बचा क्या है, लेडी एडा लवलेस। ये क्या थी हमारे पास, फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर, इन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था। क्लियर। तो इन चारों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है आई थिंक, है ना। तो चारों के ऊपर क्वेश्चन फिर से बन सकता है। एलन ट्यूरिंग के बारे में पूछा जा सकता है, चार्ल्स बेबेज का तो चलो काफी बेसिक है, एलन ट्यूरिंग के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये कुछ क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसी तरीके से सीरीज में मैं आपके साथ काफी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में देखो डबल, इनसे डबल क्वेश्चंस मैंने और भी बना दिए आपके सामने। तो इसी तरीके से आपने तैयारी करना है और वीडियो को लास्ट तक सबने देखना होता है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा JOIT का हमारा एक पेड कोर्स भी है,
ठीक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें सारा डिटेल्ड आपको मिलेगा, जिसमें सारे पीडीएफ फाइल्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, वीकली बेसिस पे आपके डाउट सेशंस होंगे और हर संडे को आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसको अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।